अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो है एथिकल एंड लीगल इश्यूज़ इन क्रिटिकल केयर नर्सिंग। एथिकल इश्यूज़ क्या हैं? क्रिटिकल केयर नर्सिस फेस एथिकल इश्यूज़ एवरी डे लाइक इन्फॉर्म्ड consent, withholding or withdrawal of treatment, organ and tissue transplantation, confidentiality, distribution of healthcare resources, advanced technology for life sustaining treatments and greater frequency in critical care। जैसे देखें, इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है वो एक एथिकल इशू है कि आपने जो पेशेंट है उससे कंसेंट लेना है कोई भी प्रोसीजर जब आपने परफॉर्म करना है। विद होल्डिंग और विदड्रॉवल का एक डिफरेंस है, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट आगे जाके आपको अपनी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। जो अक्सर स्टूडेंट्स को, अक्सर नर्सिंग स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं, उनको नहीं पता होता कि विद होल्डिंग और विदड्रॉवल में क्या डिफरेंस है। ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन, ये भी एक एथिकल इशू है। डोनर्स कम हैं और रिसिपिएंट्स ज़्यादा हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, पेशेंट का जो डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल रखना है, प्राइवेट रखना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर रिसोर्सेज, अब डिस्ट्रीब्यूशन आपने कैसे करनी है। बीइंग नर्स आपको पता है कि हेल्थ केयर रिसोर्सेज कम हैं और इसको जो लेने वाले जो रिसिपिएंट्स हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आपने कैसे करनी है ये हम डिस्कस करेंगे। एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट्स, अब बाज़ ये होता है कि लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट्स जो हैं जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं वो अवेलेबल ही नहीं होते। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं लेकिन उनके लिए वेंट मौजूद नहीं है, ठीक है, तो ये भी एक एथिकल इशू है। ग्रेटर फ्रिक्वेंसी इन क्रिटिकल केयर, और क्रिटिकल केयर जो डिपार्टमेंट्स हैं उन पे लोड भी ज़्यादा है। नर्स एडवोकेसी, बीइंग नर्स आप एडवोकेट हैं अपने पेशेंट की, ठीक है, आप क्या कर सकती हैं। ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट पेशेंट, सर्व एज पेशेंट एडवोकेट्स, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोट एथिक्स एंड एडवोकेसी। अब बहुत सारी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रमोट करती हैं एथिक्स को और एडवोकेसी को। लाइक अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन है, उसने कोड ऑफ एथिक्स दिया है नर्सिस का, और अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिस है एन इथिक ऑफ केयर। एथिकल डायलिमा क्या है और उसकी वार्निंग साइंस क्या है। बीइंग नर्स, क्लिनिकल नर्स आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप इस बात को समझें कि एथिकल डायलिमा होता क्या है और उसके वार्निंग साइंस क्या हैं। कि अगर आप इमोशनली चार्ज्ड हैं बहुत ज़्यादा तो वो भी एक एथिकल डिलेमा है। लाइक देखें, एथिकल डिलेमा का मतलब ये होता है कि दो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं और आपके पास डिसीजन जो है वो आपसे नहीं हो पा रहा कि कौन सा एथिकल प्रिंसिपल आपने चूज़ करना है, किसको इम्प्लीमेंट करना है और किसको आपने इम्प्लीमेंट नहीं करना। इसमें छोटी सी एग्जांपल हम ले लेते हैं कि अगर कैंसर पेशेंट को आपने रिवील करना है, क्योंकि एथिकल प्रिंसिपल है ट्रुथफुलनेस, कि आपने सच बताना है पेशेंट को, ठीक है, तो ट्रुथफुलनेस एक क्या है, एथिकल प्रिंसिपल है। और प्लस दूसरी चीज़ जो एक एथिकल प्रिंसिपल और है वो है बेनिफिशेंस और नॉन मेलिफिसेंस, कि आपने पेशेंट को हार्म नहीं करना, ठीक है। तो ये दोनों ही एथिकल प्रिंसिपल, इनमें से किसी एक को हमें चूज़ करना पड़ेगा। या तो हम पेशेंट को सच बता दें या फिर हम पेशेंट को कोई हार्म ना पहुंचाएं। कन्फ्यूजन अबाउट फैक्ट्स, हेजिटेंसी अबाउट द करेक्ट सेट ऑफ एक्शंस, deviation from customary practice, need for secrecy regarding proposed actions। एथिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें असेसमेंट है, कंसीडर ऑप्शंस, आप देखें पेशेंट विशेस क्या हैं, बर्डन वर्सेस बेनिफिट्स क्या हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स क्या हैं और पोटेंशियल आउटकम्स क्या आते हैं इसके। और इसका थर्ड पार्ट होता है कि आपने एक प्लान बनाना है, ठीक है, फिर आपने एक्ट करना है उस प्लान पे और फिर उसको एवेलुएट कर लेना है। ये है एथिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। उसके बाद एथिकल प्रिंसिपल्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि अटोनमी क्या है। अटोनमी इज़ द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन कंसर्निंग मेडिकल केयर, बेनिफिशेंस, ड्यूटी टू प्रिवेंट हार्म, रिमूव हार्म एंड प्रमोट द गुड फॉर अनदर पर्सन। नॉन मेलिफिसेंस, डू नॉट डोंट डू हार्म टू एनी वन। एथिकल प्रिंसिपल्स स्टूडेंट्स जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपने इनको मस्ट याद करना है और मस्ट आपके ये नर्सिंग एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट है एथिकल प्रिंसिपल्स कंटिन्यू, जस्टिस, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर रिसोर्सेज, वेरासिटी, ट्रूथफुलनेस, फिडेलिटी, फेथफुलनेस टू कमिटमेंट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, रिस्पेक्ट फॉर राइट टू कंट्रोल इंफॉर्मेशन।
नर्स इन्वॉल्वमेंट इन एथिकल डिसीजन मेकिंग एडवोकेसी है इसमें, ठीक है। डिलेमास कैन रिजल्ट इन मॉरल डिस्ट्रेस, और फॉर्मल मैकेनिज़म्स हैं कुछ, जो कुछ कमेटीज़ हैं जो इस मॉरल डिस्ट्रेस को ख़त्म करती हैं। और अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर क्रिटिकल केयर नर्सेज कि वो मेंबरशिप ले सकती हैं एथिकल कमेटीज़ की, एथिकल फॉरम्स पे जा सकती हैं, पीयर रिव्यू ले सकती हैं, क्वालिटी इंप्रूवमेंट कमेटी मेंबरशिप कर सकती हैं, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड से हेल्प ले सकती हैं, ठीक है। तो बीइंग नर्स एथिकल डिसीजन मेकिंग में नर्सेज किस तरह से इन्वॉल्व होती हैं वो हमने डिस्कस किया। ड्यूटी टू ट्रीट, अब आपने ट्रीट कैसे करना है, ठीक है। नर्सेज आर रिक्वायर्ड टू केयर फॉर असाइंड पेशेंट्स, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होता है बेसिकली। ये आपसे पूछा जा सकता है वाइवाज में कि नर्स और पेशेंट का जो रिलेशन है वो कौन सा होता है, तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होता है। अबैंडनमेंट, अब इससे आपने कंटिन्यूटी ऑफ द केयर करनी है, इससे अबैंडनमेंट आपने नहीं होने देनी। Increase professional relationship when patient is in need of care, must ensure that the patient care is arranged with another nurse including breaks and lunch. Moral conflict, a nurse is not required to practice if a situation violates his or her moral or religious beliefs. Patient care must be transferred to another to avoid abandonment. यानी कंटिन्यूटी ऑफ केयर को करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए नर्स को चाहिए कि अगर उसकी मॉरल वैल्यूज़ किसी वजह से ख़राब हो रही हैं पेशेंट की केयर में, तो वो असाइन कर सकती है अपने टास्क किसी और नर्स को। सिलेक्टेड इश्यूज़ क्या हैं? एलिमेंट्स ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट, अब जो एथिकल इश्यूज़ हम कंसिडर कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले इन्फॉर्म्ड कंसेंट है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें कम्पिटेंस होनी चाहिए, लाइक जिस पेशेंट को से आप कंसेंट ले रहे हैं वो कम्पिटेंट होना चाहिए। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, वॉलंटेरीनेस होनी चाहिए, वो कंसेंट दे विदाउट एनी कोर्शन, बगैर किसी फोर्सिंग के। और डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, आपने किस तरह से डिस्क्लोज करनी है इन्फॉर्मेशन, उसमें डायग्नोसिस, प्रपोज ट्रीटमेंट, प्रोबेबल आउटकम, बेनिफिट्स एंड रिस्क, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स, प्रोग्नोसिस इफ ट्रीटमेंट इज़ नॉट प्रोवाइडेड। लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट जो है वो कौन कौन से हैं? फैक्टर्स टू कंसीडर, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाना है, इम्पैक्ट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी और मेडिकल फर्टिलिटी, ठीक है। मेडिकल फर्टिलिटी कहते हैं कि जब आपके जो मेडिकल रिसोर्सेज हैं वो पेशेंट के ऊपर एक्ट ना कर रहे हों, ठीक है। यानी फर्टाइल का वैसे मतलब होता है बेकार हो जाना, तो अगर मेडिकल फर्टिलिटी का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि फर्टाइल हो जाना, मेडिकल रिसोर्सेज का अमल एक्ट ना करना, पेशेंट की बेहतरी ना आना, ठीक है। यानी पेशेंट किसी तरह से बेहतर नहीं हो रहा, आप जो भी मेडिकल रिसोर्सेज उसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं मेडिकल फर्टिलिटी। ऑर्डिनरी वर्सेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर, ठीक है। आपने उनको कंसेप्ट देना है कि ऑर्डिनरी केयर कौन सी होती है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर कौन सी होती है। अब हम इन दोनों केयर का डिफरेंस कर लेते हैं। बीइंग नर्स आपको पता होना चाहिए कौन से पेशेंट को हमने सिर्फ ऑर्डिनरी केयर देनी है और कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर देनी है। ऑर्डिनरी केयर में कॉमन, नॉन इन्वेसिव एंड टेस्टेड ट्रीटमेंट, न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, एंटीबायोटिक्स, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कम्प्लेक्स, इन्वेसिव, एक्सपेरिमेंटल, ACLS और डायलिसिस वगैरह आ जाते हैं। CPR इश्यूज़, शुड अ पेशेंट बी कोडेड, आपको कैसे पता चलेगा कौन से पेशेंट के कोड ब्लू अनाउंस करना है, किसका नहीं करना। DNR जिनका साइन हुआ होता है उनको आपने कोड नहीं इनिशिएट करना, उनका CPR नहीं करना, क्योंकि उनसे एक एग्रीमेंट साइन हुआ होता है डू नॉट रिससिटेट के नाम से। फैमिली प्रेजेंस ड्यूरिंग कोर्स इज़ प्रोमोटेड, ताकि पेशेंट जो है वो सेटिस्फाई रहे, फैमिली सेटिस्फाइड रहे कि CPR जो है वो किया जा रहा है हमारे पेशेंट का। लाइफ सपोर्ट में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, विद होल्डिंग और विदड्रॉवल में डिफरेंस आना चाहिए। स्टूडेंट्स जो अक्सर इसमें गलती करते हैं, विद होल्डिंग का मतलब होता है नॉट इनिशिएटिंग, कि आपने अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट ही नहीं किया, और विदड्रॉवल का मतलब होता है वीनिंग और रिमूविंग, आपने एक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया उसके बाद आप उसको रिमूव कर रहे हैं। हेल्पिंग फैमिलीज मेक डिसीजन अबाउट लाइफ सपोर्ट, कम्युनिकेट करें फ्रिक्वेंटली, इंगेज इन कंसिस्टेंट ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, बेस डिसीजंस ऑन पेशेंट विशेज़, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द फैमिली, पेशेंट सेल्फ डिटर्मिनेशन एक्ट। अब पेशेंट राइट होता है कि जब भी पेशेंट की ये कंडीशन नहीं है कि वो अपने डिसीजन ले सके, या उसको पता है कि आने वाले वक्त में वो इस काबिल नहीं रहेगा कि अपने डिसीजंस ले सके, तो वो ऑलरेडी अपने डिसीजंस लिख कर दे देता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं एडवांस डायरेक्टिव, और पेशेंट का राइट होता है, ठीक है, कंसेंट भी देने का और रिफ्यूज़ करने का भी। Organ tissue transplantation, patient who are brain dead are often candidates for organ donation. Brain death criteria आपको पता होना चाहिए कि आपने MRI कराना है पेशेंट का, उसके बाद अगर कोई न्यूरोनल एक्टिविटी उस पर नहीं शो हो रही तो फिर पेशेंट ब्रेन डेड कंसिडर होता है। Everyone has the right to donate organs.
एडवांस डायरेक्टिव क्या है? कम्युनिकेशन अबाउट प्रेफरेंसेस फॉर ट्रीटमेंट इफ़ द पेशेंट इज़ इनकैपेसिटेटेड। देखिए, अगर पेशेंट इनकैपेसिटेटेड है, अगर पेशेंट जो है वो अपना डिसीजन लेने के काबिल नहीं है, ठीक है, तो वो पहले से अपनी जो है वो प्रेफरेंसेस बता देता है कि ऐसी सिचुएशंस में आपने मेरी रिससिटेशंस करनी है या नहीं करनी। लाइक DNR वगैरह साइन कर देते हैं, ट्रीटमेंट्स डिज़ायर्ड एंड व्हाट शुड बी विदहेल्ड। पेशेंट ऑलरेडी अपनी कंसेंट बता देता है कि ऐसी सिचुएशन में आपने कौन सा ट्रीटमेंट मुझ पर करना है और कौन सा नहीं करना। ड्यूरेबल पावर ऑफ अटर्नी फॉर हेल्थ केयर क्या है? डिटर्मिन्स हु मेक डिसीजन, हेल्थ केयर सरोगेट भी इसको बोलते हैं। लाइक अब पेशेंट इनकैपेसिटेटेड है, पेशेंट नहीं बता सकता कि पेशेंट के लिए क्या चीज़ अच्छी है बुरी है, तो वो अपनी जो कॉन्शियस स्टेट है उसी में वो एक डॉक्यूमेंट साइन करके देता है और उसमें ड्यूरेबल पावर ऑफ अटर्नी बताता है कि अगर मैं इनकैपेसिटेटेड हूँ तो मेरी जगह पे डिसीजंस कौन लेगा, ठीक है। वो अपने किसी गार्डियन का नाम सजेस्ट कर देता है और उस गार्डियन को हम क्या बोलते हैं? हेल्थ केयर सरोगेट बोलते हैं। दैट्स इट, ये था आज का टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें। और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डेली मेरा चैनल विज़िट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह। अगर आपको कोई किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आप वीडियो एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।